वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आइए इस वीडियो में हम आर्टिकल राइटिंग को स्टडी करें कि आर्टिकल राइटिंग कैसे लिखी जाती है। बिकॉज यू नो दैट आर्टिकल राइटिंग आज अप्रॉक्सीमेटली हर एग्जाम्स में पूछी जाती है। ख़ास तौर पे टेंथ में भी शायद पूछी जाती है, प्लस 12th में तो पूछी जाती है। तो आर्टिकल राइटिंग किस तरह की राइटिंग होती है? आर्टिकल राइटिंग एक लॉन्ग जो है राइटिंग स्किल होती है। हमेशा ये लॉन्ग आंसर्स में पूछी जाएगी। ऑलवेज आर्टिकल राइटिंग विल कैरी मोर देन 5 मार्क्स। हमेशा 5 मार्क्स से ज़्यादा की ये आर्टिकल राइटिंग आती है एग्जाम्स में। और हमें आर्टिकल राइटिंग्स 120 to 150 वर्ड्स में जनरली लिखना होता है। और हमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इसका लेआउट, इसका फॉर्मेट, कि इसको हम अरेंज कैसे करेंगे। हम अपने थॉट्स, जो हमारे पास डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है उस टॉपिक से रिलेटेड, जो टॉपिक वहाँ पूछा गया है, उसको हम अरेंज कैसे करेंगे, कैसे हम उसको सिस्टमैटिक वे में लिखेंगे। तो आर्टिकल राइटिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले तो जो टॉपिक वहाँ पूछा जा रहा है हमें उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास डेटा होना चाहिए। डेटा यानी कि इन्फॉर्मेशन, जो टॉपिक वहाँ पूछ रहा उसके बारे में हमें ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद फिर हमारे पास प्रॉपर वर्ड्स होने चाहिए या प्रॉपर टर्म्स होने चाहिए। अगर हमारे पास वर्ड्स नहीं हैं, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वी आर जस्ट नॉट गोइंग टू जस्टिफाई विथ दैट आर्टिकल राइटिंग और एनी राइटिंग स्किल। फिर हम उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आप रेगुलर इंटरवल्स में इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो आप न्यूज़पेपर्स पढ़ें, ख़ास तौर पे एडिटोरियल्स पढ़ें। बिकॉज जनरली जो एडिटोरियल्स होते हैं वो बर्निंग इश्यूज़ पे होते हैं। और आजकल नोटिस किया गया है कि एग्ज़ाम्स में जो करंट इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ टुडे, जो आज की प्रॉब्लम है, एंड द प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री और द वर्ल्ड इन जनरल, उससे रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होंगी। उसके बाद फॉर्मेट, कि आर्टिकल लिखना है तो कैसे। सबसे पहले तो एक टाइटल, उसकी जो हेडिंग होगी, उसके बाद हमें कैसे उसको जो है उस पूरे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है या डेटा है उसको हम कैसे अरेंज करेंगे, कैसे उसको हम लिखेंगे, कैसे उसको हम प्रॉपर एक शेप देंगे या एक प्रॉपर फॉर्मेट देंगे। तो फॉर्मेट में आपको दिमाग रखना है कि वो आर्टिकल राइटिंग हो या एसे राइटिंग हो। सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन देना है, एक इंट्रोडक्शन जिसमें आप ब्रीफली बताएंगे जो टॉपिक है, उस टॉपिक को ब्रीफली बताएंगे, जो वो आर्टिकल राइटिंग हो या एसे राइटिंग हो। ये ध्यान देना आपको, ये एब्सोल्युटली आपको थोड़ा सा फॉर्मल रहना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, टू द पॉइंट बात करनी है, इधर उधर की बात नहीं करनी है। इंट्रोडक्शन के बाद आपको बेसिकली अगला जो आपका पैराग्राफ होगा उसमें जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे। फिर अगले में उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके कारण बता सकते हैं या परिणाम बता सकते हैं। और अगले में अगला जो पैराग्राफ होगा उसमें आप अपने सजेशंस देते हुए उस जो है टॉपिक को कंक्लूड कर लेंगे। तो एटलीस्ट आपको ये दिमाग रखना है कि अगर आप ऐसे राइटिंग लिखने जा रहे हैं, कोई ऐसे आ रहा है आपको लिखने के लिए या आर्टिकल राइटिंग आ रही है, तो आपको ये दिमाग रखना है कि एज मेनी एज 3 पार्ट्स में या 3 पैराग्राफ्स में आप उसको एटलीस्ट डिवाइड करेंगे। पॉसिबल हो तो उसको 4। पहला आप इंट्रोडक्शन, दूसरा आपका जो मेन जो है पार्ट होगा उसमें आप उसको थोड़ा सा डिटेल करेंगे। थर्ड में आप उसको कंक्लूड करेंगे, थर्ड में उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके परिणाम बता सकते हैं या उसके जो है ड्रॉबैक्स बता सकते हैं।
फोर्थ में कंक्लूजन में अपने आइडियाज़ को देते हुए, अपने सजेशंस को देते हुए उसको आप कंक्लूड कर लें। तो आइए, मैंने यहाँ पर एक टॉपिक पिकअप किया है। इस टॉपिक का नाम है, देखिए टाइटल है प्लेस और पोजीशन ऑफ विमेन इन इंडिया। देखिए, मैंने ये जो है टॉपिक्स जनरली जो पिछले जो है बोर्ड एग्ज़ाम्स हुए हैं, ख़ासतौर पर जो स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम हुए हैं, उनको दिमाग में रख करके उठाया है। बट these are also going to be equally relevant to those students who are going to appear in CBSE board exams, or you can say that ISC board exams, और कोई और स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए भी ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे टॉपिक है आर्टिकल का प्लेस और पोजीशन ऑफ विमेन इन इंडिया। जिस तरह से मैंने आर्टिकल को अरेंज किया, ठीक इसी तरह से आप जो है ऐसे को भी अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए, पहला मैंने टॉपिक क्या दिया है, देखिए इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में मैं क्या कह रहा हूँ, विमेन लाइक मेन आर फाउंडेशन एंड पिलर्स ऑफ अ कंट्री। यानी कि विमेन लाइक मेन, औरतें इंसानों जैसे, आदमियों जैसे ही किसी कंट्री का फाउंडेशन और पिलर है। एक कंट्री प्रोग्रेस कैसे कर सकती है अगर जो है फीमेल का, विमेन का कोई कंट्रीब्यूशन ना हो। किसी भी कंट्री की ग्रोथ नहीं होती अगर वहाँ की जो वुमेन है वो स्ट्रांग नहीं है। तो केवल मेन अगर जो बहुत ही केपेबल हैं तो उनसे कोई कंट्री प्रोग्रेस नहीं कर सकती। इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं। फिर देखिए, अगले में कह रहा हूँ कंट्री कैंट प्रोग्रेस। वही बात मैंने कहा, कंट्री कैंट मीन्स कैन नॉट प्रोग्रेस इन द एब्सेंस ऑफ वन। यानी कि यदि इंसान दोनों, मेन और वेमेन, ये पार्ट एंड पार्सल हैं, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कॉम्प्लीमेंट, पूरक हैं। कहीं ना कहीं इन द एब्सेंस ऑफ वुमन मैन इज वीक, and in the absence of man woman is weak. So they are necessary for each other and necessary for a country. तो दोनों में से किसी एक के एब्सेंस में कंट्री कभी भी प्रॉपर प्रोग्रेस नहीं कर सकती है। फिर देखिए, अगला मैंने दिया है पोजीशन ऑफ विमेन इन ओल्डन एंड मिडिल एजेस, कि शुरू से बताना है कि विमेन की पोजीशन थी कैसे हमारे कंट्री में। जैसे हम पर्टिकुलर अपनी कंट्री की बात कर रहे हैं, नॉट दी जस्ट पोजीशन ऑफ विमेन इन द वर्ल्ड। तो देख रहा है किया, विमेन गॉट हायर रिगार्ड इन एंशियंट सोसाइटी। एंशियंट सोसाइटी इनके पुराने टाइम में, ओल्डन टाइम में जो विमेन की पोजीशन थी दैट वाज मच बेटर, बहुत ही अच्छी थी। enjoyed equal rights with their male counterparts. Male counterparts means men. यानी कि जिस तरह से मेल्स को स्टडी राइट था, एजुकेशन राइट था, they had all other rights, ठीक उसी तरह विमेन के पास भी एजुकेशन राइट था, लिबर्टी थी, फ्रीडम था। कब? एंशियंट इंडिया, ओल्डन टाइम। लेकिन मिडिल एज में देखिए, मिडिल एज हम कर, बट मिडिल एज में क्या हो रहा है, बट सफर्ड सेटबैक्स इन मिडिल एज अंडर मुस्लिम रूलर्स। लेकिन जब मुस्लिम रूलर्स आते हैं तो आप जानते हैं वो अपना जो है, अपना कस्टम, अपना ट्रेडिशन, अपना कल्चर ले आते हैं। और चूँकि वहाँ पे एक क्या था, एक पर्दा वाला सिस्टम था, तो ये सारी चीज़ें लाते हैं और उनके साथ ही वो क्या कर लेते हैं, दे यूजरप्ड ऑल द बर्थ राइट्स ऑफ द विमेन। विमेन की सारी बर्थ राइट्स को वो ले लेते हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं, एंड कन्फाइन देम विद इन द वॉल्स ऑफ द हाउस। और घर की चार दीवारी में उसको कन्फाइन कर देते, यानी कि कैद कर देते। ये आपको दिखाना, तो देखिए लिखा, देखिए डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशनल राइट्स। डिप्राइव का मतलब उनसे वंचित कर देना, उनसे उनके एजुकेशन राइट्स को वंचित कर दिया जाता है।
कन्फाइन विद इन द वॉल्स ऑफ हाउस, उनको घर की चार दीवारी में कैद कर दिया जाता है। कन्फाइन का मतलब कैद कर देना। विद इन द वॉल्स ऑफ द हाउस, घर की दीवारों के अंदर। लाइफ बिकेम मेजरेबल, इनका लाइफ बहुत ही बुरी हो जाती है, यानी कि हेल हो जाती है। फिर अंडर ब्रिटिश रूल, अब अगला जो ब्रिटिश रूल आता है उसमें इनकी कंडीशन क्या आती है। जब हमारे यहाँ ब्रिटिश आते हैं, रूल करते हैं, कह रहा है द एरा विटनेस नो चेंज इन द पोजिशन ऑफ वेमेन, यानी कि ईरा का मतलब होता है युग। क्या युग? विटनेस मीन्स वो देखता है, नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ विमेन, यानी कि ब्रिटिश रूल में भी विमेन की पोजीशन में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। लेकिन फिर हमारे पास रिफॉर्मर्स हैं, फेमिनिस्ट हैं, ऐसे कुछ रिफॉर्मर्स आते हैं, समाज सुधारक, जैसे राजा राम मोहन रॉय, विवेकानंद, महात्मा गांधी, जो अपने तरफ से अपनी आवाज़ उठाते हैं विमेन राइट्स के लिए। जैसे राजा राम मोहन रॉय, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सती सिस्टम, सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई। उसके बारे में हम बताएंगे कि कैसे उस वक्त और किसी औरत का पति मर जाता था तो उससे भी उसकी जलती हुई पाया पी मायारी, पायर का मतलब होता है चिता, उससे भी उस जलती हुई अपने हस्बैंड की पायर पे जिंदा जलना होता था। तो इसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाया। देखिए लिखा मैंने, फेमिनिस्ट देखिए उस व्यक्ति को कहते हैं कि जो औरतों की जो है लिए आवाज़ उठाता है। कह रहा फेमिनिस्ट लाइक राजा राम मोहन रॉय हैं ये, विवेकानंद एंड महात्मा गांधी रेज देयर वॉइस फॉर द राइट्स ऑफ विमेन, उन्होंने रेज मैंने उठाया, देयर वॉइस अपनी आवाज़, फॉर द राइट्स ऑफ विमेन, औरतों के लिए। राजा राम मोहन रॉय एबॉलिश सती सिस्टम, एबॉलिश का मतलब होता है मिटाना। राजा राम मोहन रॉय ने किसको मिटाया? सती प्रथा को मिटाया। मेनी वेमेन लाइक मिसेस गांधी, यानी कि कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, कमला नेहरू टुक पार्ट इन फ्रीडम मूवमेंट, बहुत सी औरतें जैसे कि सरोजनी नायडू, महात्मा गांधी की वाइफ कस्तूरबा गांधी, कमला नेहरू, ये औरतें आती हैं सामने, जो है ये फ्रीडम मूवमेंट में हिस्सा लेती हैं, यानी कि स्वतंत्रता की जो है लड़ाई में ये हिस्सा लेती हैं और अपनी उपस्थिति को महसूस कराती हैं। देखिए लिखा है took part in freedom movement and made their presence felt, और वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं and proved their worth, और अपनी योग्यता भी साबित करती हैं कि हम योग्य हैं, हमें जिस तरह से तुमने कैद कर रखा है हम वो डिजर्व नहीं करते, हमारे अंदर वो सारे पोटेंशियल है जो पावर हैं आपके अंदर। अब प्रेजेंट डे में इनकी स्थिति क्या है? सून द चेंज इन द पोजिशन ऑफ, यहाँ वेमेन है, वेमेन लिख लीजिएगा, वेमेन हैपेंड, और क्या होता है जैसे ही 20th सेंचुरी कह सकते हैं, जैसे हमारा कंट्री 1947 में फ्री होता है, 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में पोजीशन औरतों की जो है कंडीशन में एक चेंज आता है, उनके पोजीशन में चेंज आता है। देखिए कह रहा है दे असर्ट देयर, क्या है पोजीशन, वो अपनी पोजीशन को असर्ट करती हैं विद डॉन ऑफ इंडिपेंडेंस, किसके साथ? किसकी सुबह के साथ? स्वतंत्रता की। डॉन का मतलब सुबह, DAWN डॉन। गेट इक्वल राइट बाय कॉन्स्टिट्यूशन विद मेन, जो हमारा संविधान है वो औरतों को जो है पुरुषों के बराबर का अधिकार देता है। तो लिखा है गेट इक्वल राइट बाय कॉन्स्टिट्यूशन विद मेन। अब कंक्लूजन में आप देंगे क्या? टुडे वॉकिंग हैंड इन हैंड विद देयर मेल काउंटर पार्ट्स इन एवरी स्फीयर, और आज जो वर्तमान की स्थिति, कंक्लूजन में आप बताएं कि आज औरतें जो है इंसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है। तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? टुडे विमेन आर वॉकिंग हैंड इन हैंड विद देयर मेल काउंटर पार्ट्स मीन्स मैन एंड representing each and every walk of life and are proving their mettle
इन प्रूविंग देयर मेटल एवरीवेयर, अपने मेटल को, अपने पावर को हर जगह वो प्रूव कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह से आपको आर्टिकल राइटिंग या आप कह सकते हैं ऐसे राइटिंग करनी है। दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।